So in the last lecture we discuss about the Gauss law. हमने Gauss law डिस्कस किया था, उसके कुछ एप्लीकेशंस देखे थे, उन्हीं एप्लीकेशंस को हम कंटिन्यू करेंगे. एक बार Gauss law देख लेते हैं. वो क्या था Gauss law? मान लीजिए कोई भी एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस उसके बाहर हैं. तो Gauss law की स्टेटमेंट क्या हुई थी? गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द क्लोज सरफेस, दिस सरफेस मस्ट बी क्लोज, विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. ई इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस मस्ट बी क्लोज्ड, and Q enclosed is the charges which are present inside that closed surface. अब फिर मैंने आपको बताया था this closed surface is an imaginary surface जो कि हम assume करते हैं, and this is known as Gaussian surface. इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? Gaussian surface. क्लियर एकदम. अब ये Gaussian surface लेना कैसे, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं और आज उसकी एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे. ये गॉसियन सरफेस हम लेंगे कैसे? पहली बात तो गॉस लॉ इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, यस, बट इट इज़ यूज्ड ओनली एंड ओनली टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाईली सिमेट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट्स. व्हाई? बिकॉज टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन फॉर asymmetric, for unsymmetric elements, to solve this integration is not an easy task. And we again and again we need to calculate the electric field. अब Gaussian surface हम कैसे लेंगे? Gaussian surface कुछ इस तरह से होनी चाहिए, या तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो और इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म. ऑन दैट Gaussian surface इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, तभी आप बार बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाओगे. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी तो हाउ कैन यू एलिमिनेट, और आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन को इंटीग्रेशन से बाहर कैसे ला सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. क्लियर एकदम. दैट मीन्स गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो जीरो हो, यही ख़त्म हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और यूनिफॉर्म. दूसरा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो सरफेस के, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो. ऐसा क्यों? ताकि जो एंगल होगा या जीरो हो जाए या 90 डिग्री हो जाए. ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए कि गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कुछ इस तरह से करना है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो. इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी आइदर पैरेलल to the surface, tangential to the surface or perpendicular to the surface. 99.99% केसेस में, मैं कह रहा हूँ 100% केसेस में दो ही तरीके की सिमेट्री आपको मिलेंगी. कौन सी सिमेट्री? सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल सिमेट्री. पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, इनफाइनाइट वायर की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, और हम अलग अलग एक्सप्रेशन देखेंगे. हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर. वो क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है और उसका मटेरियल क्या है? कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर. कंडक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर. क्लियर? मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसका रेडियस क्या है? आर. आर क्या है उसका? रेडियस. क्लियर है? और उस पर जो चार्ज है ये हॉलो है अंदर से. स्फेरिकल कंडक्टर है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, और उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब देखिए, सेंटर से मान लो आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक पॉइंट है P. अब ये पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है ऑफ द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, ऑन द सरफेस भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है. मतलब देखिए 3 केसेस हैं. स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, small r will be equals to r
एंड स्मॉल आर इज लेस देन आर। ये कौन सा केस होगा? आउटसाइड, ये ऑन द सरफेस, और ये इनसाइड, इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। क्लियर है एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हुए मुझे कैलकुलेशन करनी है, और आपको मालूम है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड। चलिए भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना ली E। अब मान लो एक पॉइंट है P जो कि आउटसाइड है, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो गॉस लॉ की मदद से निकालते हैं तो क्या कहते हैं? जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, उस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस बनाइए। क्या बनाइए? गॉसियन सरफेस। इट मस्ट बी क्लोज्ड, इट मस्ट बी हाईली सिमेट्रिक, और जो पॉइंट्स थे वो सारे आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। तो देखिए गॉसियन सरफेस, ताकि चार्ज भी एनक्लोज। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी भाई? वो कॉमन सेंस है। गॉसियन सरफेस क्या होगी? अगेन स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस क्या होगी? स्फेरिकल। क्लियर एकदम। क्यों स्फेरिकल? क्योंकि देख लो इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या है? परपेंडिकुलर। सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। आप क्या करेंगे भाई? आप क्या करेंगे? अगर मान लो हमें ये निकालना हो, ये लॉ अप्लाई करना हो, DA विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं LHS को सॉल्व करता हूँ, विच इज़ E डॉट DA। क्या करेंगे? एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया DA। इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड ही है, इसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा? आउटवर्ड। सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर? एंगल कितना हो गया? फिलहाल यहाँ पर एंगल कितना हो गया? बाय द डायग्राम यहाँ पर एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। क्लियर है? तो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? E इंटू DA cos 0 इज 1। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ओह सॉरी, दिस एलिमेंट बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर ले लिया। दिस एलिमेंट शुड बी ऑन द गॉसियन सरफेस, सॉरी, दिस एलिमेंट शुड बी ऑन द गॉसियन सरफेस। चलिए अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस गॉसियन सरफेस पर ऐसे ऐसे कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट। उन सभी इनफाइनाइट एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। दैट मीन्स फिलहाल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इसको लिख सकता हूँ E इंटू DA का सरफेस इंटीग्रल। इसका क्या मतलब है? टोटल इंटीग्रेशन ऑफ DA। अब इस DA का टोटल इंटीग्रेशन मतलब पूरा एरिया क्या आएगा इस बड़े बड़े स्फीयर का? 4πr²। तो ये सॉल्व करके क्या आ गया? A इंटू 4πr²। ये तो आपने सॉल्व कर लिया LHS टर्म। अब जब हम RHS टर्म को सॉल्व करेंगे तो वो क्या है? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड मतलब चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, और इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? Q। तो क्या आ जाएगा ये? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दोनों को उठा के इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? A इंटू 4πr² विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड विच इज़ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ गया? Q ओवर 4π ε0r²। दैट मीन्स KQ ओवर r²। क्लियर है एकदम? सेम रिजल्ट कि एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो और उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इस स्फेरिकल शेल की वजह से सेंटर से एक पॉइंट
जिसकी दूरी r है, स्मॉल r है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही आई जितनी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आती, और वो पॉइंट चार्ज कहाँ रखा होता, सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेम एक्सप्रेशन आया, देखिए सेम एक्सप्रेशन कि ये जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी जगह एक पॉइंट चार्ज लेता जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा q, और उसको मैं सेंटर पे रखता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही आती। अब इनसाइड आउटसाइड वाला केस तो हमने कर लिया। अब ऑन द सरफेस तो बहुत ही सिंपल है, r बराबर r है तो रख देंगे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, kq ओवर r स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए इनसाइड वाला जो केस है वो लेट से इस तरीके का है कि यार एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया है, P पॉइंट, इस बार ये दूरी भी r है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन मैं इस पॉइंट को इनक्लोज करते हुए एक सिमेट्रिकल एलिमेंट बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, अगेन E inside dot dA will be equals to Q enclosed by epsilon naught। अगेन मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वही सब स्टेप्स आएंगे, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज Q enclosed, व्हाट इज द चार्ज enclosed बाय दिस गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है भाई, ये Q चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पर, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, 0। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। अगेन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि ए इनसाइड कितना है, 0। इस रिज़ल्ट को आप ध्यान भी रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत यूज़ होगा कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज 0। डायमेट्रिकली भी हम बात करेंगे इस कंसेप्ट पर कि इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, 0। इनफाइनाइट एप्लीकेशन है इसकी, जब हम कंडक्टर्स को अलग से पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि इनसाइड द कंडक्टर इज़ ऑलवेज 0। तो ये तीनों केसेस हमने पढ़ लिए, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। अब मान लीजिए कोई आपसे ग्राफ बनवाएगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r, और ये r कहाँ से लिया जा रहा है, सेंटर। ये r कहाँ से लिया जा रहा है, सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर। मतलब कि ऐसे समझिए कि इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो लेट्स से ये हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया, क्लियर है, ये हमने एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया एंड दिस इज़ द आवर सेंटर। यहाँ से कैलकुलेशन है, दिस इज़ व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज़ व्हाट द r। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट क्या हो गया, r इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R। ये पॉइंट क्या हो गया, स्मॉल r इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R। ये रीज़न क्या हो गया, इनसाइड, एंड दैट रीज़न शुड बी आउटसाइड। अब सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इनसाइड कितना है, 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। और ऑन द सरफेस इट इज़ मैक्सिमम विच इज़ kq बाय r स्क्वायर। ऑन द सरफेस इट इज़ मैक्सिमम विच इज़ kq बाय r स्क्वायर, दिस इज़ द मैक्सिमम वन। और उसके बाद इट इज़ कीप ऑन डिक्रीजिंग। कैसे डिक्रीज कर रहा है, इनवर्स टू द r स्क्वायर। दैट मीन्स ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, इनसाइड इट इज़ 0, ऑन द सरफेस इट इज़ मैक्सिमम, एंड जैसे जैसे आप दूर जाओगे इट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट, क्लियर, इसको नोट कीजिए आप। सो हमने स्फेरिकल शेल की डिटेल में स्टडी कर ली, ग्राफ वगैरह सब देख लिए। अब देखिए अगर मान लो बोर्ड में वो आपको या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है। मान लो आपने स्टडी करी है स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल की, मान लो वो कहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर,
देखो दो चीज़ है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है वो स्फेरिकल शेल की तरह ही बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स में, इसकी हम प्रॉपर्टी डिटेल में भी पढ़ेंगे, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, एंड जो चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पर रिसाइड करता है, क्योंकि चार्ज जो है वो फ्लो करता है कंडक्टर्स में हमेशा। तो हमेशा जो अंदर चार्ज होगा वो अपने आप को रिपेल करेगा, दूर भगाने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम सेपरेशन करने की कोशिश करेगा। और वो कभी हो सकता है जब सारा का सारा चार्ज कहाँ पर हो, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर हो, सरफेस पर। दैट मीन्स कंडक्टर की एक खासियत होती है कि चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इन सच अ फैशन दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is always zero. That means excess charge on the conductor is always reside on its surface, always. Clear? That means spherical conducting shell और solid conducting sphere एक ही बात है। लेकिन फिलहाल अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, expression of electric fields due to सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग मतलब जो चार्ज है वो अंदर भी है इस बार, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो देखिए दो तीन पैरामीटर ले लिए मैंने, क्यू इज द टोटल चार्ज, रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स रो विल बी इक्वल्स टू क्यू ओवर 4/3 पाई आर क्यू। क्लियर एकदम। अब हमें वही करना है, सेंटर से एक पॉइंट लूँगा जिसकी दूरी क्या होगी, स्मॉल आर। ये कौन सा केस हो गया, आउटसाइड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा केस हो गया, सरफेस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कौन सा केस हो गया, इनसाइड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटेल में हमें पढ़ना है, डिटेल में एकदम। क्लियर? वो एक कंसेप्ट लगाएंगे, बहुत ही इजी है, सब कुछ बहुत ईजी चल रहा है। मान लीजिए वही कंसेप्ट चलेगा, मान लीजिए कि भाई सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है P, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर एकदम। भाई दिमाग लगाइए, गॉसियन सरफेस कैसी ही बनने वाली है इस बार भी, गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी इस बार भी, स्फेरिकल। अभी भी गॉसियन सरफेस कैसे होगी, स्फेरिकल। इस पॉइंट और चार्ज को एनक्लोज करते हुए एक गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया। क्लियर है। अगेन इसका एक स्मॉल एलिमेंट लूँगा जिसका एरिया क्या होगा, DA, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सब कुछ सेम है, बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, तो फिलहाल थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। और इसके सभी पॉइंट्स पर, समस्त पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स जब भी हम ऐसे सिमेट्रिकली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू DA, क्योंकि cos 0 क्या हो गया, 1, विच इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके समस्त पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालूंगा, ये क्या हो जाएगा, DA का टोटल इंटीग्रेशन। अब क्यू एनक्लोज क्या होता है, चार्ज एनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस। तो कॉमन सेंस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, Q, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस स्फीयर, क्या होगा, 4πr²। तो क्या हो गया, E इंटू 4πr² will be equals to Q by epsilon naught. That means E will be equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q by r square. That means E will be equals to KQ by r square. Again same expression.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? आप क्या करेंगे भैया, R इज इक्वल्स टू R, दैट मीन्स ऑन द सरफेस के लिए वही है, इस एक्सप्रेशन में उठा के E बराबर R बराबर कैपिटल R डाल दो तो क्या आ जाएगा, KQ/R। चलिए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है इनसाइड वाला केस। इनसाइड वाला केस इज इम्पॉर्टेंट। इनसाइड वाला केस क्या है, थोड़ा सा देखिए जरा, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। लेट्स से मैंने P पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जो कि अगेन सेंटर से कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस की दूरी पर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है, तो अगेन पहले गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। आप साफ साफ देख पा रहे हो गॉसियन सरफेस क्या होगी, स्फेरिकल। अगेन गॉसियन सरफेस क्या होगी, हाँ स्फेरिकल। तो मैंने गॉसियन सरफेस बना ली जो कि क्या है, स्फेरिकल। चलिए भैया गॉसियन सरफेस बना ली। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या ही होगी, रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे मैं एक स्मॉल एलिमेंट ले लूँगा, यहाँ पे मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूँगा dA, उसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा, आउटवर्ड। क्लियर एकदम? तो आप देख पा रहे हो अभी भी थीटा क्या है यहाँ पर, अभी भी थीटा क्या है यहाँ, 0 डिग्री। गॉस लॉ लगाऊंगा, E डॉट dA विल बी इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, E इंटू dA, क्योंकि जैसे ही आप डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो cos 0 विच इज़ 1। अब देखो इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि सेंटर से सभी पॉइंट की दूरी क्या है, सेम। सेंटर से सभी पॉइंट की दूरी क्या है, सेम। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dA। तो क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या ही आता है, ये तो बहुत बार कर लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, A इंटू 4πr²। चलिए LHS हमने सॉल्व कर ली, अब हम सॉल्व करेंगे RHS। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे RHS में क्या है, Q एनक्लोज निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, Q एनक्लोज। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, Q एनक्लोज होता क्या है, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस ये है, इसके अंदर का चार्ज। Q इज नॉट द चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज एंड रो इज द चार्ज ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो बहुत सिंपल है भाई, एटलीस्ट इसकी वॉल्यूम तो आपको पता ही है ना, 4/3 पाई r³। इसकी वॉल्यूम तो आपको पता ही है, 4/3 पाई r³ यूनिटरी मेथड से। रो क्या है, चार्ज ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम। तो इतने यूनिट वॉल्यूम का निकालना है तो क्या कर देंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही एक बॉल की कीमत 10 रुपये है, तो 5 बॉल की कीमत क्या होगी, 5 × 10। 1 यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है, रो, तो इतनी यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना होगा, सिंपली मल्टीप्लाई। और इस गॉसियन सरफेस की वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r³। तो चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r³। क्लियर है? अब तो दोनों को उठा के इक्वेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलने वाला है। E 4πr² विल बी इक्वल्स टू रो 4πr³/3। 4π से 4π कैंसिल, r² से ये कैंसिल, तो E कितना आ गया, रो Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा, सो E क्या आ गया, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे, रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एट द सेंटर पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो E भी कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस तक जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज। एट द सरफेस इट इज मैक्सिमम एंड आउटसाइड इट इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। क्लियर एकदम? दैट मीन्स जब हम ग्राफ बनाएंगे इस बार जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ देखिए इस तरीके का आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R। ये क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू R, ये आउटसाइड और ये इनसाइड। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। और जैसे जैसे आप सरफेस तक जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीजिंग,
लीनियरली एंड बिकम मैक्सिमम। सरफेस पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम एंड आउटसाइड इट विल डिक्रीजेस। वेरी इजी, क्लियर है? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस। इसको जरा आप नोट करिए। चलिए नाउ हम और एप्लीकेशन इसकी देखेंगे। दो एप्लीकेशन हमने, दो एक्सप्रेशन हमने देख लिए हैं। अब ये क्या है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट। इनफाइनाइट जैसे ही मैंने वर्ड यूज़ किया आप समझ गए होंगे, इट इज़ नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग, इट इज़ मीन दिस इज़ ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन शीट। मतलब कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज। क्लियर है? तो ठीक है, एक थिन शीट रख दी हमने। मैंने कुछ इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रखा है। एक थिन शीट मैंने रख दी है। जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मालूम है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या ही होगी? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस। ठीक, अब हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। हमें क्या निकालना है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी मैंने रेडियली आउटवर्ड। ठीक है भैया। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है तो गॉसियन सरफेस। मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस पॉइंट को एनक्लोज करते हुए, इस पॉइंट को क्लोज करते हुए एक क्या बनाना है? क्लोज सरफेस जो कि कुछ चार्ज को भी एनक्लोज करे। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपलिसिटी से बता देता हूँ। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड या आउटवर्ड होगी तो सिमेट्री कैसे बनेगी? स्फीयर। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, प्लेन में होगी, तो सिमेट्री क्या बनेगी? गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंडर। कैसी सिमेट्री बनेगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड और इनवर्ड, सो सिमेट्री कैसे बन जाएगी? स्फेरिकल सिमेट्री। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेन, पैरेलल प्लेन्स, सो सिमेट्री कैसे होगी? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो ठीक है भैया, अब हम क्या बनाते हैं? हमने क्या बना दिया? एक सिलेंडर। हमने क्या बना दिया? सिलेंडर। क्लियर? एक हमने सिलेंडर बना दिया है लाइक दिस। एक सिलेंडर हमने बना दिया जो कि इस पॉइंट को एनक्लोज कर रहा है और इट इज़ क्लोज। ये तो दिख ही रहा है क्लोज है। इस तरीके से एक सिलेंडर हमने बना दिया है। क्लियर एकदम? इसका एरिया ले लेते हैं, लेट से ए इज़ द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अब देखिए इसके तीन पोर्शन हो गए, 2 फ्लैट एंड 1 लेटरल। यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले ही बना रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले ही मेंशन है। क्लियर एकदम? चलिए भैया गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ क्या है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले एलएचएस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके तीन पोर्शन हो गए। लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। क्लियर है? ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट जो सरफेस है, इसके तीन पोर्शन हो गए, 2 फ्लैट और 1 कर्व। मतलब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ये साइन हट जाएगा। ई डॉट डी ए डॉट डी ए डॉट डी ए, दिस इज 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। चलिए फर्स्ट के लिए एंगल कितना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 0। सेकेंड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 90। थर्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है? 0। ये टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। इस कर्व सरफेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? 0। क्लियर?
अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इंटीग्रेशन से मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ई डी ए, ये भी क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए। अब डी ए का टोटल इंटीग्रेशन मतलब कि डी ए क्या है, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया गया है जिसका एरिया क्या है डी ए और एरिया वेक्टर रेडियली आउट है। अब इस पूरे का एरिया कितना होगा, कंप्लीट एरिया, डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कंप्लीट एरिया, और वो क्या होगा ए, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटू ए। सेम केस ये डी ए क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है, हर बार स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है डी ए, तो उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया क्या होगा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा ई इंटू ए, तो क्या हो गया ये 2e इंटू ए। LHS हमने सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं RHS की क्यू एनक्लोज। क्यू एनक्लोज क्या होता है भाई, चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब एक गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज, भाई अब इस सिलेंडर के अंदर तो सिर्फ यही वाला चार्ज है ना जो इस सरफेस को एनक्लोज कर रहा है, ये तो आउटसाइड वाला चार्ज है, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो ये है, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया का चार्ज, और इसका एरिया क्या है ए, तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, इसके अंदर चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू ए, इसके अंदर चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू ए, तो क्यू एनक्लोज कितना हो गया, क्यू एनक्लोज कितना हो गया सिग्मा इंटू ए। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2EA विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये आपको ध्यान रखना है। So what is the expression of electric field due to a thin infinitely long sheet? Infinitely long मतलब the point should be very very close. Common sense है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आई है, अगर आप जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग जाएगी। बट हमारा कंसर्न कब है, when the point is very very close to the sheet। क्लियर एकदम, इसको नोट करिए इस कंसेप्ट को। चलिए, हमने इतनी सारी एप्लीकेशंस देखी गॉस लॉ की एंड ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस लेक्चर को हम यहीं रोकेंगे और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की तो एप्लीकेशंस बहुत आगे तक चलती रहेंगी। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर्स, उसमें भी गॉस लॉ ही इस्तेमाल होगा। सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss some more application of Gauss law and we will start the new and interesting topic electric potential. Now thank you.